जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वक्त था कि अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब जो है वो अवॉइड करता था इंडिया को, और इंडिया समझता था कि हम अब जो है वो ज़्यादा करीब नहीं जा सकते इंडिया के भी, सऊदी अरब के भी, बिकॉज उसकी मेन जो वजह वो यही है कि पाकिस्तान का बड़ा असर रसूख है। दैट यूज टू बी वन ऑफ द लॉजिक जो कभी वो दिया करते थे। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदीज़ जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज़ की, और वो सिंपली उन्होंने जो जिन टर्म्स में समझा है वो है जी कि मार्केट्स, पैसा, इकोनॉमी। 52 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अभी मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी साउथ इंडिया से फॉर उम्रा पिलग्रिम्स। ठीक है जी। अ, इस साल 2024 में 1.37 मिलियन, 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं, वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा। ठीक है जी। और जो इंडियंस हैं वो वर्क और जो टूरिज्म के साथ भी जो है वो अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताता चलूँ कि मुसलमानों के लिए ज़ाहिर बात है सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है होली प्लेसेस हैं, सारा कुछ है। सो द सऊदीज़ अंडरस्टैंड कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो आए, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका वो हो। अब सऊदी अरब ने सारे अपना वीज़ा रेगुलेशन चेंज कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस और ये सारे आ सकें। मैंने जैसे पहले कहा कि अब जो इंडियंस हैं, जो सऊदीज़ हैं, वो इंडिया को एज ए इकोनॉमिक मार्केट देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया इंडिया ने, इस सेंस में कि G20 में वो आए थे। G20 के बाद वो रुक गए एक दिन, और फिर उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया। उनको जो है वो स्टेट गेस्ट। अब जारी बात है, उनको पता है ये इज़ द नेक्स्ट किंग्स, इंडियंस को पता है, तो उन्होंने कहा क्योंकि किंग है तो फिर किंग को किंग का ही दर्जा दो। तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर उसका फुल प्रोटोकॉल रखा, और उनको जो है वो स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया। उनके डेलीगेशन आए थे। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि ये जो सऊदीज़ हैं वो इंडिया आए हुए थे, और इंडियन मिनिस्टर्स भी बैठी हुई थी साथ। और वो इंडियन मार्केट जो है उसको अट्रैक्ट करने आए थे, जो इस्लामिक लैंडमार्क्स हैं सऊदी अरब में, जो सेक्रेड सिटीज़ हैं। क्योंकि जो सऊदीज़ थे वो तो सारे सऊदी अरब को उन्होंने बनाया हुआ था जी, वो एक वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम था। तो उन्होंने कहा यार ये जो वहाबी बहुत एफर्ट किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने भारत को एक कांग्रेस ने बदनुमा खंडर छोड़ा था। आज मोदी जी ने उसको सजा सवार करके एक खूबसूरत महल बनाया है भारत को। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है, और उनके नेतृत्व में जो उनका जो पूरा कैबिनेट काम कर रहा है वो अपने अपने लक्ष्य पर फोकस रखा हुआ है। अब बात आ रही है कि डेफिनेटली कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन पर इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनको रिकवर होने में बहुत समय लगा, और कई ऐसे देश हैं जो अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। मैं अभी आपके पगलिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो अब 10% बचा है कब्रिस्तान होने के लिए। बाकी देशों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये तो मेहनत थी ना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो उन्होंने सिर्फ भारत को रिकवर नहीं किया बल्कि अपने बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन को भी और खूबसूरत बनाया है और बड़ा किया है। इंडिया बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 550 इंडेक्स जंप्ड 2.1% ऑन मार्च, लीडिंग गेन्स इन एशिया। तो ये सारे रिपोर्ट तो हम हवाबाजी नहीं है, हमारे मुंह से निकले हुए नहीं है। ये तो रिपोर्ट आ रही है, और यहाँ से ही सिर्फ नहीं आ रही है, बाहर से भी आ रही है। इंडिया स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन रीच 4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहीं पर आप लोग आई थिंक 89 ट्रिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग तो बोलिएगा नहीं और हाँ में हाँ भी नहीं कीजिएगा, या उसको करेक्शन भी नहीं कीजिएगा। मोर और लेस 89 ट्रिलियन आप लोग कर्जे में हैं, और अगर आप लोगों ने कर्ज वापस नहीं किया
तो उस पर भी आपको परिणाम जो है पाकिस्तान को वो बहुत बुरा मिलने वाला है, बहुत बुरा डिपेंड करता है। एक चीज तो हो गई कि वोट कौन ले रहा है, दूसरा वोट कौन मांग रहा है, और तीसरा कि वोटर क्या सोच रहा है। तो बाकी दो चीजें तो मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि कौन कैंडिडेट बनता है, कौन कैंडिडेट नहीं बनता। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, कि वोटर के दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो आपका बटन जो है, आपकी पार्टी का बटन दबा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो वोटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वो है जो हार्डकोर वोटर होता है, उसको मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आइडियोलॉजिकली आपसे जुड़ा होता है, तो वो आपको वोट देता ही देता है। दूसरे वोटर वो होते हैं जो आइडियोलॉजिकली तो आपकी तरफ बेंट होते हैं, मगर वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कहीं फायदा दिखा वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और तीसरे वोटर वो होते हैं जो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो ऑन दैट पर्टिकुलर डे जाकर के डिसीजन लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो ये जो दूसरा और तीसरे तरफ का वोटर है ना, इसी को रिझाने की खेल चलती है फकर भाई जी। बाकी के वोटर्स की कोई केयर नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब, इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हम उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं, और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has काम अच्छा किया, इसी वजह से वोट्स पड़े, या उसके साथ साथ जो आम पब्लिक है उसके लिए भी बहुत कुछ किया गया है, इस वजह से वोट जो है उनके लिए आए। क्योंकि बहुत बार आप ही के लोगों ने, ये नहीं कि पाकिस्तान से किसी ने, बहुत बार जो है वो मैं हरिमोहन साहब से भी ये पूछूंगी जरूर बाद में कि कई बार इंडियन पैनलिस्ट ही जो हमारे साथी जो है वो कहते हैं कि जी इस बार बड़ा टफ जो है वो मिलेगा बीजेपी को, कंपटीशन बहुत टफ है, आराम से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये तो आराम से निकल गए। इसमें इस पूरे इलेक्शन को अगर एक सेंटेंस में अगर आप सम अप करें ना, तो बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 2 हफ्ते पहले तक जो मैं बीजेपी लीडर्स से बात कर रहा था, सबके सब ये बोल रहे थे कि हो सकता है हम राजस्थान जीत जाएं, लैंग्वेज वॉज हो सकता है हम राजस्थान जीत जाएं, मध्य प्रदेश में चांसेस कम है, वी आर लूजिंग, एंड हम लोग उसकी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे। राइट? क्यों छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता था कि यहां तो लुटिया डूबी हुई, यहां नहीं बन सकते। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी लीडर्स। बीजेपी के कुछ लोग लीडर्स हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, पार्टीज अपने इंटरनल सर्वे कराती थी, पार्टी अब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो या कांग्रेस के इंटरनल सर्वे हो, सब में पता लग रहा था कि बीजेपी हार रही है तीनों स्टेट्स में। इन सर्वेस को और इन स्टेटमेंट्स को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और बीजेपी काम करती रही। रिजल्ट ये कि तीनों में कांग्रेस हार गई, अदरवाइज चांस नहीं था यहां बीजेपी के जीतने का। जो आपको जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं ना, वो रियलिटी होने जा रही थी। पिछले 1 महीने से सारी चीजें, इंटरनल सर्वे, सब कुछ यही बता रहे थे। रियलिटी ये है
हमने एग्जिट पोल्स को देख करके, मेरे भी फादर है, बहुत दिन से पूछ रहे थे ये वो, मेरे फादर आज सुबह जब मैं सो रहा था उस समय रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, तो मेरी मदर को बोल रहे थे, वो बताता था 1 महीने से कि बीजेपी कांग्रेस हार रही, बीजेपी हार रही हर जगह, ये देखो हर जगह जीत गई। तो फैक्ट रिमेन्स, यू नो, द थिंग इज कि जो